नमस्कार साथियों, मैं ममता चहार आपका आपके ही चैनल में हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स, जो एक भौतिकवादी दर्शन दिया था इन्होंने। और इनसे पहले हम प्लेटो पढ़ चुके हैं, अरस्ती, मैकियावेली, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इंडियन थिंकर भी डाल चुकी हूँ मैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे वीडियो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, अभी मैं टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन आगे ये इशू सॉल्व हो जाएगा। कुछ सर्वर प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है जहाँ मैं अभी हूँ, स्टे कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ये आगे सॉल्व हो जाएगी, तो आपको अपडेट मिलता रहे। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉमस हॉब्स, ये भौतिकवादी दर्शन दिया था इन्होंने। इनकी जीवन की रचनाएं, दर्शन, सामाजिक समझौता, ये सब चीज़ें आप एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बन जाए और फैक्ट भी क्लियर हो जाए। डिटेल तो बहुत सारी है अगर पढ़ना चाहें बुक में, लेकिन क्या होगा, बुक पढ़ने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन इशू जो कॉन्सेप्चुअली बातें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी, जिससे आपको बुक आप जब आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठें तो एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट आपके कोई मिस नहीं होगा, इसमें फैक्ट सारे दिए हुए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हॉब्स का ये जीवन परिचय है थोड़ा सा, तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म माम्सबरी, इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे जब इनका जन्म हुआ था ना, तो वहाँ इंग्लैंड में एक भय का माहौल चल रहा था। आर्मेडा में आक्रमण कर दिया था, तो वहाँ पे युद्ध चल रहा था। तो उस आर्मेडा का जो युद्ध था उसकी वजह से यहाँ पे ना बहुत सारा मतलब ये कह लीजिए कि बहुत सारा भय का वातावरण था। तभी हमारे हॉब्स जो हैं कहते हैं, उन्होंने एक कथन दिया था कि मेरे मतलब उनकी माता जी ने, उन्होंने बोला मेरी जननी ने मुझे और मेरे भाई को, दो जुड़वा भाइयों को जन्म दिया है। एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है वो आप आगे जाके देख लेंगे, वो मैंने डाला हुआ है इसमें। तो इसका मतलब मेरे साथ मेरा भाई भी है, मतलब उनकी माता ने, उनका जन्म जो हो गया था वो समय से पहले हो गया था, क्योंकि वहाँ पे भय का वातावरण था। कोई किसी का कुछ नहीं पता, कब कौन मर जाए, कब किस पर आक्रमण हो जाए, कब किसका क्या हो जाए, कोई पता नहीं। तो एक इंसान का होता है ना, तो भय की वजह से उनका हार्मोनल चेंज हुए होंगे, तो हार्मोनल चेंज से उनका जो संतान थी, जो हॉब्स थी, वो जन्म से पहले ही, मतलब जो टाइम पीरियड होना चाहिए उससे पहले ही मतलब कहते हैं ना प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी इनकी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे और मेरे भाई को, दोनों भाइयों को, जो जुड़वा भाई हैं उनको जन्म दिया है मेरी माँ ने। तो आगे स्टेटमेंट देखेंगे वो। तो यही चीज़ें थी। इनका दर्शन जो है वो निग्नात्मक प्रणाली पे है। निग्नात्मक प्रणाली क्या होती है, मतलब कि जो रियल एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसकी बेस पर उन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति दी है। भौतिकवादी दर्शन था ये, पदार्थ और मानव स्वभाव की व्याख्या इन्होंने भौतिक सिद्धांत के आधार पर की है। अध्ययन पद्धति इनकी वैज्ञानिक भौतिकवाद है। वैज्ञानिक क्या होता है, व्याख्या, कार्य कारण संबंध, मतलब हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक ढूंढे, तो वो होता है वैज्ञानिक। भौतिकवाद क्या होता है, वास्तविक वस्तु जगत, ठीक है। वास्तविक वस्तु जगत क्या है, उसको बोलते हैं भौतिकवाद। मतलब धार्मिक, अंधविश्वास, नैतिकता, ईश्वर, जो एक मान्यता है, एक विश्वास है, उससे पृथक जाकर वो कहते हैं ना, धरातल पर जाकर देखो रियलिटी क्या है, तो वही एक भौतिकवाद है। हॉब्स की कुछ रचनाएं थी। डी सिवे डी कॉर्पोरे लेविथान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ हॉब्स। तो ये आप रट लीजिएगा, ये बार बार पूछी जाती हैं। डी सिवे डी कॉर्पोरे लेविथान, एलिमेंट ऑफ लॉ, डी होमिनी। आगे चलते हैं। हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत है। इन्होंने क्या किया, पर आप एक चीज़ आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ थोड़ा। हॉब्स ना उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि भय का वातावरण था, तो हर कोई अपने बारे में सोच रहा था। जब हम कोई सी ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं तो सबसे पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो वहाँ का जो मानव था वो एक स्वार्थी प्रवृत्ति का था। सब अपने अपने में मस्त थे, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने में, अपने स्वार्थ को पूरा करने में, अपना हित देखना, वो सब चीज़ें थी। तो इसके दिमाग में वही छवि बैठ गई कि मानव क्या है, एक ईर्ष्यालु है, स्वार्थी है, पशुवती है, मतलब अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मार भी सकता है मार भी सकता है। और मतलब ये है कि अगर उसके अकॉर्डिंग कोई इच्छा है उसकी और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ
तो वो ये दुश्मन हो जाएगा, वो घृणा का पात्र हो जाएगा और एकदम से उसको कट्टरपंथी हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग हो गया तो वो बहुत ही तृप्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो कोई मीडियम पाथ नहीं था उस टाइम के मानव का, वो एक अपने हित को देखता था सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि पहले ये धार्मिक ग्रंथ पर आधारित प्रमाण इन्होंने तार्किक बुद्धिवादी दृष्टिकोण दिया था। मेनली बात ये है, मानव स्वभाव की व्याख्या इन्होंने बहुत अच्छे से की है। तो पहले कोई कानून नहीं था वहाँ पे, पहले कोई सत्ता नहीं थी जिसको मानव स्वभाव को कंट्रोल किया जा सके, पहले कोई रूल्स एंड नियम नहीं थे, प्राकृतिक अधिकार सबको मिले हुए थे, अपने अपने अधिकारों को सब यूज़ कर रहे थे। पर वहाँ पे क्या था कि एक दूसरे के अधिकार क्लैश कर रहे थे, मतलब हमारा अधिकार तो है तो, लेकिन दूसरे के अधिकार का हनन न हो, वो अधिकार भी है उनके पास। अपने अधिकार के लिए दूसरे का अधिकार का हनन कर सकते थे। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसका ही अधिकार है। जिसकी लाठी में दम है उसी की लाठी का, मतलब जिसमें दम है, जो अपने बाहुबली का दम है, शारीरिक बल है, जिसके पास मानसिक बुद्धि है, वही उसको दूसरे के अधिकार को हनन करके अपने अधिकारों की पूर्ति कर लेगा। तो वहाँ कोई एक संस्था नहीं थी जिस माहौल को इसको रेगुलेट कर सके। तो इसलिए हमारे समझौतावादी सिद्धांत जो हमारे हॉब्स ने दिया था, समझौतावादी सिद्धांत, वो तभी हुआ था। तभी समझौतावादी सिद्धांत में हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति की मांग की, राज्य की उत्पत्ति की और कुछ समझौते भी किए। तो वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। संप्रभुता का सिद्धांत दिया इन्होंने, ये थोड़ा बाद में देखेंगे। हाँ, हॉब्स का समझौता, सामाजिक समझौता, लेविथान में इसको बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। लेविथान की बुक है, उसमें बहुत अच्छे से इसको वर्णित किया गया है। इन्होंने मानव स्वभाव का स्वरूप जो बताया, उस समय के इंग्लैंड के गृह युद्ध, मैंने जैसे आपको बताया था कि अर्मेडा के युद्ध ने उसके सम्मुख मानव घृणित पक्ष को ही पेश किया, इसलिए वहाँ पे गृह युद्ध के कारण जो भय का माहौल था, उनको मानव के घृणित पक्ष को ही उसने पेश किया उस टाइम पर, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही ऐसा था। तो मानव अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रतिस्पर्धी थे, तो उस हिसाब से उसने उसी चीज़ को, तो ये मानव स्वभाव को स्वार्थी मानता है, झगड़ालू मानता है, नीच मानता है, विवेकहीन मानता है, पाशविक मानता है, एकाकी प्रवृत्ति का मानता है। हॉब्स के उद्देश्य क्या थे? उस नियम की खोज करना जिससे मानव स्वभाव संचालित हुआ। मतलब वो मानव स्वभाव से इतना ज़्यादा प्रभावित था, वो ये चाहता था कि ये कैसे हो, मतलब किस बेस पर ये इनका जो स्वभाव है वो संचालित कर रहा है, इनका स्वभाव संचालन किस बेस पर हो रहा है, इस नियम की वो खोज में लगा हुआ था। तो अब इसने बताया कि अगर मानव की कुछ अभिलाषा होती हैं, अगर वो ऐच्छिक है और एक अनैच्छिक है। अगर ऐच्छिक है तो वो अभिलाषा में कन्वर्ट हो जाता है और उससे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर उसके अनैच्छिक है, मतलब उसके अगर विरुद्ध है, वो नहीं चाहता है ऐसा और वो हो गया, तो वो घृणा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा भैया। तो इसका मतलब ये है कोई मध्यम मार्गी नहीं था, एक मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम की मानव में। तो उस वजह से उसकी एक लिमिटेड सोच थी, स्वार्थी था, विवेकहीन था, उसके पास खुद का विवेक नहीं था, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। इन द शॉर्ट ये कह लीजिए, मनुष्य के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति तथा अपनी संपत्ति संरक्षित करने में संलग्न रहता था। जैसे बताया मैंने, स्वार्थ भावना मतलब प्रेरित, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था, संपत्ति सुरक्षित करता, पारिवारिक सुरक्षा करता था, बस। इसके निरंतर संघर्ष चलते रहने के 3 कारण बताए इन्होंने, प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति। इन तीनों की वजह से असुरक्षा का माहौल हुआ। क्या हुआ? प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन, भय मतलब डर जो था, कीर्ति मतलब यश की प्राप्ति के लिए। तो उससे क्या हुआ? असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ। यह अवस्था अब इसी की वजह से इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, और उसने राज्य की उत्पत्ति के लिए प्रयास किया। तो राज्य की उत्पत्ति से पहले यहाँ पे क्या था? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लाठी हो गया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्यों था वो ऐसा क्यों था जिसकी लाठी उसकी भैंस? इसमें ये रीज़न दिए गए हैं, नैतिकता से मुक्त था, मतलब कोई मोरल वैल्यू नहीं थी उस टाइम पर कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस जो मन आया वो कर दिया, चाहे वो सही है। सभ्यता संस्कृति का अभाव था, कोई संस्कृति नहीं थी, बस स्वार्थ से जीवन चल रहा था। उचित अनुचित का विचार नहीं था, कोई लॉजिकली सोच नहीं थी, कोई सामूहिक सत्ता नहीं थी जिससे उन्हें कंट्रोल किया जा सके। अब लेविथान में क्या है? कुछ कानून बनाए गए। इससे पहले हम लेविथान पढ़ लेते हैं, ये थोड़ी सीक्वेंस बिगड़ गई शायद, कोई नहीं। लेविथान के बारे में बहुत ही अच्छे मतलब कुछ जो हमारे थिंकर हैं उन्होंने विचार दिए हैं।
कहा है कि ये किसने, ऑक्सफोर्ड ने कहा था कि लेविथैन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम एवं संभवतः एकमात्र अत्युत्तम रचना है। मतलब ऑक्सफोर्ड को आंग्ल भाषा में लिखी गई सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना माना है ऑक्सफोर्ड ने लेविथैन को। ठीक है, आगे चलते हैं। सेबाइन ने बोला है लेविथैन के बारे में कि हॉब्स की प्रशंसा करते हुए कहा है सेबाइन ने, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न हुए हैं उन सब में हॉब्स संभवतः महानतम है। मुरे ने बोला है हॉब्स की जीवनी लिखने वाले को एक ही समर्थक मिल सका जबकि उसके शत्रु अनेक थे। क्योंकि वो हॉब्स मतलब थोड़ा निरंकुशवादी विचारधारा का था, व्यक्तिवादी था, अति विचारधारा में एक एक्सट्रीम लेवल था, तो इस वजह से थोड़े विरोधी उनके ज़्यादा हुए। और बाहर ने बोला है जहाँ तक राजनीतिक चिंतक के सजीव विकास का प्रश्न है, लेविथैन एक प्रवाहहीन परिणामहीन ग्रंथ रहा है। तो ये सेबाइन, मुरे, वाहन, ऑक्सफोर्ड ने जो अपने विचार दिए लेविथैन में, ये कुछ थे। लेविथैन में ही सामाजिक समझौता, राज्य की उत्पत्ति, मानव स्वभाव में विषय एक डिटेल के रूप में वर्णित है। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा बैकग्राउंड बताया जाएगा। यही मतलब कॉन्सेप्ट यही है, मानव स्वभाव क्यों हुआ, उसकी स्वार्थ की प्रवृत्ति कैसे आई, कॉन्सेप्ट यही है, बस इसमें ये चेंज है। अब देखिए लेविथैन में अब कुछ कानून बनाए गए थे क्योंकि राज्य की उत्पत्ति करनी थी। माहौल ऐसा था, कोई सत्ता नहीं थी, कानून नहीं था, कोई नैतिकता नहीं थी और कोई सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी। तो इस टाइम पे माहौल बहुत बेकार था, नेगेटिविटी फैली हुई थी, मानव स्वभाव में स्वार्थीपन था, पार्श्विक प्रवृत्ति आ गई थी। तो उस हिसाब से एक कानून के संचालन के लिए लेविथैन में कुछ नियम दिए थे हॉब्स ने। तो प्रत्येक मनुष्य शांति को, ये इसका कारण क्या है और नियम देने के ये बताए। प्रत्येक मनुष्य, पहले 3 नियम उन्होंने मुख्य दिए थे, इनको हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने पहला नियम दिया था प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे। मतलब पहले क्या थी, वहाँ शांति फैली हुई थी, इसलिए वहाँ शांति की जरूरत फील हुई ऑप्स को, तो इसलिए उन्होंने बोला प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे सबसे पहले और शांति से रहे। ठीक है, थोड़ा प्रतिस्पर्धी रह रहा है, अंदर से शांत है, एक दूसरे से जलन है, सैलू है, स्वार्थ प्रवृत्ति का है, एक दूसरे की जान लेने पे तुलाओ अपने स्वार्थ के लिए। तो पहले शांत हुई है, थोड़ी शांति की खोज करिए, अपने अंदर थोड़ी पीसफुलनेस लाइए। क्यों, और इसके लिए क्या था, शांति कब हो सकती है, जो राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता। मतलब अगर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कराई थी तभी शांत होगी, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी हो चुकी थी, वो नहीं कर सकता अपने आप को, तो वहाँ राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा नियम दिया था सभी मनुष्य एक साथ अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। जो प्राकृतिक अधिकार दे रखे थे, जो अनलिमिटेड थे, जिनका कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी, उनको कहा कि सब अपना सरेंडर कर दीजिए अपने अधिकारों को सत्ता के लिए। ठीक है, सत्ता जो करे उस पर विश्वास करिए, सबसे जो सत्ता को ही सारे अधिकार दे दीजिए, वो आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, ये बोला था। तो राजा के मतलब इसमें ये था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च है, आप अपने अधिकार को सरेंडर करके जो सत्ता कहे वो मानिए, चाहे वो आपके हित में हो या नहीं हो। तो इसमें राज्य को सर्वोच्च माना गया और राज्य के विरुद्ध प्रजा को कोई अधिकार नहीं है, वो कोई आंदोलन कर सके, कोई विरोधी विचार रख सके। तो सर्वोच्च जो है सत्ता ही है, राजा ही है या राज्य ही है। तो उन्होंने कहा पूरा सरेंडर कर दीजिए पहले राजा के अंडर रह के। तीसरा नियम दिया मनुष्य को अपने दिए गए वचनों का पालन करना चाहिए। आपने सरेंडर कर दिया है लेकिन बख्या पता बाद में विद्रोह कर दें, तो तीसरा नियम ये है कि आप जो भी आपने बोला है कि हम सरेंडर करते हैं, हम आपसे आज से अपना कोई अधिकार नहीं यूज़ करेंगे, अपने सत्ता के द्वारा दिया गया जितने भी अधिकार हैं हम उस हिसाब से यूज़ करेंगे, उसके उन नियम को ही पालन करेंगे। लेकिन आप अगर अपने पीछे से हट गए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उनका जो वचन दिए हैं उनका पालन कीजिए, नहीं तो आपको अब राज्य करवा रहा है तो भैया दंड तो देगा ही, इसलिए वो आया है क्योंकि वो मनुष्य उस टाइप की जो स्वार्थी प्रवृत्ति का है उस हिसाब से वो अपने आप तो रेगुलेट नहीं हो सकता, वो कभी वापस जा सकता है। तो राजा है तो वो दंड से करवाएगा या राजी वो क्या राजी करो या गैर राजी करो, करना तो पड़ेगा। अब राज्य की उत्पत्ति के कारण तो आपने को पता ही है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, युद्ध, घृणा, शांति का वातावरण था, प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने के लिए हुआ था, प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड सख्ती के लिए,
तो कोई दंड शक्ति नहीं थी, इसलिए राज्य की उत्पत्ति की महसूस हुई कि राज्य की उत्पत्ति करनी चाहिए। प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने के लिए कोई सत्ता नहीं थी, इसलिए राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की जरूरत हुई, उत्पत्ति की जरूरत हुई। युद्ध, घृणा और शांति का वातावरण था, इसलिए राजनीतिक राज्य को कोई संस्था थी जो उसको रेगुलेट कर सके और शांति की स्थापना कर सके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक अनुबंध किया गया। लोगों की जितनी भी मनुष्य प्रजाति है उसके साथ, राज्य के साथ, समाज के साथ, सबके साथ सामाजिक समझौता किया गया, अनुबंध किया गया, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इससे ही राज्य की उत्पत्ति हुई और निरंकुश शासन का निर्माण हुआ। निरंकुश शासन मतलब जो भी है, शासन है, सब कुछ, राजा है, सर्वोच्च सत्ता है, उसके अलावा कुछ नहीं, वही ईश्वर है। वो जो कह दे उसकी वो जो भी वचन है, पत्र की लकीर है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसे को दंड दिया जाएगा। हाँ, तो इसी संदर्भ में ये कथन कहा गया है, लोगों के द्वारा सत्ता के लिए, मतलब जो सरेंडर करता है ना अपने को, आपको सत्ता के अंडर में, तो वो कैसे सरेंडर करता है, वो लिखता है, मैं उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को एक शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तुम अपने अधिकार इस प्रकार व्यक्ति को देगा और सुशासन के अधिकार छोड़ देगा। मतलब अपने अधिकारों को मैं सरेंडर करता हूँ, परित्याग करता हूँ, जिससे कि सत्ता हमारे सुशासन की रक्षा कर सके और हम अपने अधिकार को छोड़ते हैं। अब हॉब्स के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। हॉब्स के संदर्भ में पहला कथन है, हॉब्स का नाम सामान्यतः यथासंभव की निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने निरंकुश शासन का स्थापना की, इसलिए उसे निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। किंतु इसके सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। ये किसका कथन है? G.H. सेवाइन ने कहा था कि निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ हॉब्स का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन वो व्यक्तिवाद के आवश्यक संपूरक भी था। तो ये ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाद और निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ हॉब्स को किसने जोड़ा है? सेवाइन ने। सेकंड है, संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? जो भी संप्रभु है हमारा, उसको औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? हॉब्स ने। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? ये हॉब्स ही है, उसने पदार्थ की व्याख्या की। हॉब्स का विचार था कि यदि हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें इन मूल गतियों को समझना चाहिए। इस तरह हॉब्स ने सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी को माना। ये हॉब्स ने बोला है। आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है, हॉब्स ही है। आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, वो हॉब्स मानता है। हॉब्स के लिए फैसिलिटी का अर्थ क्या है? उन वस्तुओं को जिनको आदमी पानी की समय समय पर इच्छा करता है। पानी की निरंतर सफलता, पानी नहीं है ये, पाना है, मतलब प्राप्त करना, मतलब उन वस्तुओं को जिनको आदमी प्राप्त करने की समय समय पर इच्छा करता है और उसकी निरंतर सफलता पाता है, तो वही फैसिलिटी है। अभी संप्रभुता का सिद्धांत देख लेते हैं हॉब्स का। हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन पुरुष शब्द है। मतलब संप्रभुता उन्होंने बोला कि दंड जरूरी है। अगर हम कोई नियम बना रहे हैं और उसके लिए कोई कंट्रोल करने के लिए कोई हम लगाम खींचने के लिए हमारे पास कोई लगाम है ही नहीं, तो फिर उनका कुछ फायदा नहीं है। मतलब वो बलहीन है, फिर उसको कोई रेगुलेट करने के लिए कोई संचालन नहीं है, फिर क्या फ़ायदा उनका? क्यों कोई भी कभी भी अपने बात से मुकर सकता है, अपनी बात से मुंह फेर सकता है, अपने वचन का पालन नहीं करेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई तलवार उसके सर पर लटकी होनी चाहिए ना, जिससे उसका डर हो। तो हॉब्स ने संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता माना है, संपन्न माना है, व्यक्तिवाद माना है, निरंकुश माना है। संप्रभुता मान लीजिए या उसको राज्य का शासन मान लीजिए या राज्य की निरंकुश शक्ति मान लीजिए, सब संप्रभुता का सिद्धांत ही है। जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदर्शों का पालन, चाहे वो आदेश प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। मतलब वही वाली बात है कि सर्वोच्च सत्ता है वो। सेवाइन ने हॉब्स के बारे में, जो हॉब्स की संप्रभुता के बारे में बोला है, हॉब्स ने संप्रभुता को उन समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया है जिन्हें बौद्धा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। बौद्धा ने संप्रभुता का सबसे पहले यूज़ किया था, संप्रभुता शब्द का, तो उन्होंने कुछ व्याख्या दी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, संप्रभुता जब पढ़ेंगे हम दोनों को हॉब्स और बौद्धा को दोनों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि बौद्धा ने सबसे पहले संप्रभुता की व्याख्या की थी, शब्द दिया था
तो अब इसी बारे में ये सेबाइन बोलते हैं कि हॉब्स ने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया है जो बोंदा ने आवश्यक रूप से बनाए थे, कुछ नियम बनाए थे जिनसे मुक्त कर दिया है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं और सारी हमारी स्लाइड हो चुकी है। और तो ये आपको कैसा लगा? कुछ चीज़ें अगर आपको लग रही हो, आपको होप सो ये बहुत अच्छा पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें व्याख्या भी है, स्टेटमेंट भी है, फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉर्पोरेट में।